संभव ऑनलाइन क्लासेज के सारे बच्चों का एक बार से फिर स्वागत। मैं हूं जी.आर. चौधरी और आज मेरे साथ आप पढ़ोगे क्लास 10 की सोशल स्टडी। मैं आशा करता हूं कि जो साइंस की क्लासें और जो गणित की क्लासें लग रही है, साइंस की क्लास मनोज जी सर आपकी ले रहे हैं, बड़े मनोयोग से आप पढ़ रहे हो। साथ में पिछले 2-3 क्लासें जो गोपी किशन जी सर है उनकी क्लासें आ रही है, तो उसको बड़े आनंद से आप पढ़ रहे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लासें। आज मैं सोशल स्टडी का जो पहला लेसन है उससे हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे जितना भी पोर्शन हटाया गया उसको छोड़ते हुए सारी सोशल स्टडी को पढ़ेंगे। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि सोशल स्टडी जो पढ़ो आप, तो वो केवल 10वीं में आपके अच्छे परसेंटेज आए, उसके साथ साथ ही आपके जो कंपटीशन से रिलेटेड जो पोर्शन है वो भी कुछ हद तक इसमें क्लियर हो जाए। और बड़े आनंद से हम इसको पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखना। अगले साल से हम इन जो टॉपिक कंप्लीट होंगे उन टॉपिकों के एग्जाम भी साप्ताहिक ऑनलाइन एग्जाम भी करवाएंगे। तो एक एक के बिंदु को आप समझना, एक एक के बिंदु को आप सीखना और बड़े आनंद से इसको पढ़ने की कोशिश करना। साथ ही शुरुआत में एक और निवेदन रहेगा कि अपने इस जो चैनल के वीडियोज़ है वो प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी आपकी है। पूरे राजस्थान में जो भी 10th क्लास के बच्चे आरबीसी से जुड़े हुए उन बच्चों को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चों को इसका लाभ मिल सके और अपना परिवार है वो काफ़ी बड़ा बन सके। तो चलो हम फटाफट, बातें बहुत हो गई, बीच में करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं। आज जो आपका टॉपिक है, पहला लेसन आपने देखा होगा। पहले लेसन का नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। काफी बड़ा छोटा सा चैप्टर का नाम दे दिया, लेकिन काफी बड़ा पोर्शन इसमें डाल दिया। आगे आप अगली क्लासों में जब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो यहां से जब आप पढ़ोगे तो देखना कि इनके लिए आपको 2 किताबें पढ़नी पड़ेगी। वैसे इतिहास को यदि बांटे हम तो उसके 3 पोर्शन होते हैं। 3 पोर्शन क्या होता है? एक होता है प्राचीन भारत, इसकी भी आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी। बुक्स में भी अलग अलग राजाओं के बारे में अलग अलग कालखंड के रूप में पढ़ोगे आप। दूसरा जो इतिहास का भाग होता है वो मध्यकाल, ठीक है। और तीसरा होता है आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो आपका जो पहला जो टॉपिक है, पहला जो लेसन है, उसमें आप इन दोनों टॉपिक जो प्राचीन काल और मध्यकाल है, इन दोनों टॉपिकों को लगभग शामिल करने की कोशिश की गई है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो पहले टॉपिक में प्राचीन काल एक बहुत लंबा पोर्शन है, उस प्राचीन काल को पूरा शामिल कर लिया गया। मध्यकाल मानते हैं 1200 जो सल्तनत काल है, अगला टॉपिक मिलेगा आपको सल्तनत काल, वो मध्यकाल में माना गया है। और अंग्रेजों के शासन से माने तो वो होता है आधुनिक काल। तो कहने का मतलब कि इस टॉपिक में एक पूरा पोर्शन जो प्राचीन काल है उसको शामिल किया गया है। स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम देखो पाठ का अब नाम पढ़े तो कि जो भारत का जो प्राचीन इतिहास था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी इसकी उपलब्धियां थी। तो ये जो इसको यदि पाठ को मैं मानूं तो ये इसमें सारा क्या आ रहा है? प्राचीन काल। अब प्राचीन काल में देखो एक और समझना आप कि प्राचीन काल की इतिहास जो लिखा हुआ इतिहास है, एक अलिखित इतिहास है, तो उसमें तो आप जो विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं आप पढ़ते हो, कालीबंगा की सभ्यता है, ठीक है, इनके बारे में अलग अलग किताबों में पढ़ोगे। आहड़ सभ्यता है, राजस्थान की बात करूं मैं तो आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। और यदि इंडिया की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लूं मैं, तो ये प्राचीन थी, बहुत प्राचीनतम थी। लेकिन इनका इतिहास लिखा हुआ इतिहास, लिखित में इतिहास कहीं नहीं मिलता। तो वहां से शुरू नहीं करके जो भारत का लिखित में इतिहास है, जहां से मोटे तौर से आप ये समझ लो कि जहां से राजाओं के नाम शुरू होते हैं वहां से स्टार्ट किया गया है और 1206 तक का इतिहास इस पाठ में दिया गया। लेकिन कोविड की वजह से कुछ पोर्शन हटा दिया गया और अब अपने जो टॉपिक में बचा है उसका शुरुआती जो पॉइंट है वो है गुप्त काल। गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्य काल, ये है
और देखो इतिहास में आप कहीं भी पढ़ोगे तो शुरुआत होती है मौर्य काल से, क्योंकि पहले जो राजा है, इतिहास में आप कोई सी भी किताब उठा के पढ़ोगे, किसी भी शासक के बारे में पढ़ोगे, तो वहां कौन सा वंश आपको ज्यादातर मुख्यतः दिखाई देगा, वो होगा मौर्य काल से। हालांकि इससे पहले आपको मौर्य काल से पहले जो वंश है वो नंदवंश का भी जिक्र मिलेगा आपको। तो यहां से इतिहास मौर्य काल से माना जाता है कि मौर्य काल से लिखित में आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी कि इसके बाद में शासक ये बना, इसकी शासक की ये उपलब्धियां रही, तो ये पढ़ने को मिलेगा। आज हम अपने पढ़ेंगे मौर्य काल के 3 शासकों के बारे में। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, छोटा छोटा। दूसरा बिंदुसार, और तीसरा अशोक। इन 3 शासकों का सामान्य सा परिचय पढ़ेंगे, और साथ में अगले वीडियो में मैं बता दूं कि अशोक है, वो अशोक को अशोक महान कहते हैं, तो उनकी उपलब्धियां, और साथ ही मौर्य काल का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो अपने मौर्य काल से संबंधित बात हुई कि हम क्या पढ़ेंगे। अब हम फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं कि जो मौर्य काल है उसके प्रथम शासक कौन थे, उस टाइम की राजनीतिक स्थितियां कौन सी थी। तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको कि जो मौर्य काल था, उससे पहले मैंने बात की थी कि मौर्य काल का जो प्रथम शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नाम मौर्य, वंश नाम लगा हुआ है मौर्य, प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य की आपके जो किताब है उसमें जो डिटेल लिखी है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था, मौर्य वंश था। अब मौर्य शासन स्थापित हुआ, उससे पहले जिस वंश का शासक था उसका नाम था धनानंद शासक था। धनानंद। देखो इसके बारे में बता दूं, नाम से पता चल रहा है भारत की स्थितियां कैसी थी। देखो उस टाइम में मौर्यों के आगमन से पहले धनानंद, इस शब्द को भी देखे तो धन प्लस आनंद होता है, कि मतलब जिसको धन में बड़ा आनंद हो, धन में जिसका मन लगा हुआ हो, तो वो शासक थे धनानंद। अब भारत में मगध जो महाजनपद है, मगध पर शासन किसका था? धनानंद का। और धनानंद को किस में आनंद आता था? धन में। अर्थात उसने जनता पर इतने टैक्स लगा के इतने अकूत संपत्ति इकट्ठी की थी और बहुत बड़ी सेना रखता था। लेकिन इस धन इकट्ठा करने से क्या हुआ कि जो जनता थी, जो वहां की प्रजा थी, वो क्या हो गई? नाराज हो गई। किससे नाराज हो गई? धनानंद से। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति देखना, आपने नाम पढ़ा होगा सिकंदर महान। एक शासक थे सिकंदर, मोटे मोटे समझ लो, अभी आपको हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। सिकंदर, ये सिकंदर विश्व विजेता बनने की इच्छा लेकर भारत पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन पोरुस एक राजा था, उसके संघर्ष के बाद में उसकी सेना वहां से चली गई कि हम आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे। बहुत युद्ध लड़े, बहुत कम उम्र में उसने युद्ध लड़ना चालू किया और बहुत कम उम्र में वो विश्व विजेता बन गया। लेकिन सिकंदर की सेना के जाने के बाद तो भारत की स्थितियां वहां क्या हो रही थी कि भारत में आक्रमणकारी लगातार दबाव बना रहे थे, भारत पर कब्जा करने की फिराक में थे। सिकंदर तो कुछ क्षेत्र जीत के वापस चला गया, और सिकंदर के बाद में एक शासक बना उस क्षेत्र का सेल्यूकस निकेटर। अभी बात करूंगा मैं सेल्यूकस निकेटर, ये उसका उत्तराधिकारी मान सकते हो। तो सेल्यूकस निकेटर था, वो भी भारत पर अधिकार करने की इच्छा रखता था। पहली स्थिति ये थी। देखो भारत के दुर्भाग्य की शुरुआत मान सकते हो आप। उस टाइम बड़ा दुर्भाग्य था कि भारत का जो सबसे बड़ा महाजनपद था उसके शासक थे धनानंद, जिससे जनता परेशान थी। उसकी अत्यधिक टैक्स लगाने से, जनता से अत्यधिक कर इकट्ठा करने से धनानंद से नाराज थी।
दूसरी बात, विदेशी आक्रमण का दबाव भारत पर बढ़ता जा रहा था। तीसरी एक और मैं बात बताऊं, तीसरी एक व्यक्ति थे चाणक्य, एक व्यक्ति थे चाणक्य, जिनका नाम और भी पढ़ा होगा आपने, विष्णुगुप्त, नाम याद रखना बेटा, विष्णुगुप्त। और एक और नाम था इनका कौटिल्य। टीवी पे देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा आता था जिसको बहुत सवाल पूछते थे। तो चाणक्य का 3 नाम मैं वापस लिख दूं आपको। चाणक्य के कितने नाम थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, एक ही व्यक्ति थे। चाणक्य कह दो, आजकल टीवी पे सीरियल भी आता है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये एक ब्राह्मण था और ये भी क्या हुआ कि जो धनानंद था उससे बड़ा नाराज था। कई कहानियां चलती है कि ये चाणक्य क्यों नाराज था। कई बार कहते हैं कि चाणक्य के पिता का नाम था चणक और धनानंद ने चणक की हत्या कर दी थी। उसकी भी एक कहानी है कि चणक है वो धनानंद से परेशान था और उन्होंने बहुत सारे सेना इकट्ठी की थी, बहुत सारे दोस्तों के साथ उसने विद्रोह कर दिया था और उसको धनानंद ने मार दिया और बिल्कुल सड़क पे फेंक दिया। उसी दिन चाणक्य ने शपथ ली थी कि मैं जब तक धनानंद को इस राजगद्दी से नहीं उठा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक कहानी तो ये है। एक कहानी ये है कि जब सेल्यूकस या सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था भारत पे, तो उस टाइम ये चाणक्य था वो धनानंद के दरबार में गया और उनको सजेस्ट किया था कि इस सेल्यूकस या सिकंदर का सामना किया जाए। लेकिन धनानंद ने इसकी बात को तवज्जो नहीं दी और उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया, तो उस वजह से नाराज हो गया। कई कहानियां ये भी आती है कि चाणक्य एक बार उनके राज दरबार में गया था, तो चाणक्य क्या बहुत शक्तिशाली था लेकिन वो बड़ा कुरूप था, तो उनके राज दरबार में चाणक्य की बड़ी बेइज्जती हुई। उस दिन के बाद में कोई भी कारण रहा हो, उस दिन के बाद में चाणक्य ने अपनी जो सिर की चोटी थी वो बिल्कुल खोल ली थी और शपथ ले ली थी कि जब तक मैं इस धनानंद का अंत नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो 3 कारण हो गए। पहला कारण, धनानंद एक आतताई था। आतताई का मतलब होता है कि जो जनता को परेशान करने वाला हो। दूसरा कारण यह हुआ कि भारत पर विदेशी आक्रमण का दबाव बढ़ रहा था। तीसरा, चाणक्य था वो असंतुष्ट था और वो ये चाह रहा था कि धनानंद को हराया जाए और इसकी जगह किसी दूसरे राजा को बैठाया जाए। अब चाणक्य के मन में ये चल रहा था कि कब मौका मिले, क्या स्थितियां ऐसी पैदा करूं मैं, किसको शासक बनाऊं। ये जब चल रहा था तो उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके भी एक कहानी है कि जब एक दिन चाणक्य किसी जंगल से जा रहा था तो ये चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ, चंद्रगुप्त को राजा नहीं था, राजा का पुत्र भी नहीं था, बिल्कुल सामान्य परिवार से था। इसकी भी कहानियां है। तो जब ये जंगल से जा रहे थे तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा, तो चंद्रगुप्त क्या है अपने साथियों के साथ खेल रहा था और उन साथियों में वो शासक बना हुआ था और बाकी उनके मंत्री बने हुए थे और खेल रहे थे बचपन में। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और उनको न्याय करते हुए देखा तो उनमें उनको लगा कि इसमें राजा कैसे गुण है। तो उसी दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी कि हमें क्या करना है, धनानंद को हराकर इस देश को बचाना है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर प्रयास किया और उसके बाद में उनको धनानंद को उन्होंने परास्त कर दिया। इसके बारे में डिटेल्स हिस्ट्री में हम पढ़ते रहेंगे, अलग से क्लासें लगाएंगे हिस्ट्री की। तो आपको देखो मोटी मोटी बात मैं बता दूं, चंद्रगुप्त धनानंद को परास्त करके 322 ईस्वी में शासक बना। 322 ईसा पूर्व। बेटा एक और चीज ध्यान रखना, ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईस्वी से भी पहले। और मोटी सी चीज याद रखना कि 322, देखो ध्यान से समझना इस बात को, 300 जैसे मैं 20वीं साल से 2020 है, अब इसके 1 साल बाद में कौन सी आएगी, 2021 आएगी, डेफिनेट सी बात है। लेकिन जहां ईसा पूर्व हो, जैसे मान लो ये 320 ईसा पूर्व है, तो इस 320 ईसा पूर्व के
320 ईसा पूर्व के बाद में कौन सी साल आएगी? 321 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में उल्टी चलती है, जैसे -5 के बाद में -5 में 1 जोड़ दे तो -4, ये तो मतलब माइनस में मान सकते हो आप। तो चंद्रगुप्त है वो धनानंद को परास्त कर शासक कब बना? 322 ईसा पूर्व में वो मगध के सिंहासन पर बैठा। भारत का सिंहासन मान लो आप, उस टाइम मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, तो इसको मान सकते हो भारत। दूसरी इसके समय, उस समय चंद्रगुप्त की आयु मात्र 25 वर्ष थी, मतलब लगभग है, ये एग्जैक्ट उस टाइम का नहीं मान सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट मान लो, लगभग 25 साल का था, मतलब 345 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। तो 322 ईसा पूर्व में तो वो क्या हुआ? शासक बना। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय उसकी आयु कितनी थी? 25 वर्ष। चंद्रगुप्त के शासक बनने में चाणक्य ने बड़ी मदद की थी। ये मैंने बताया आपको कि किस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर धनानंद को परास्त किया था, और उसके बाद में चाणक्य ही चंद्रगुप्त का प्रधान सलाहकार बना। मतलब कहने का मतलब चंद्रगुप्त ने जो शासन किया वो किसकी सहायता से, किसके विचारों से सहमत होकर, मतलब किसी भी बात को पूछने के लिए वो चाणक्य की हेल्प लेता था, और चाणक्य बहुत बुद्धिमान था। एक और मैं बात बताऊं कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। इटली में एक व्यक्ति था, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे, जिसका नाम था मैकियावेली। ठीक है, एक व्यक्ति था मैकियावेली। तो भारत में भी चंद्रगुप्त को मैकियावेली बोलते हैं, क्योंकि मैकियावेली ने पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, एक पुस्तक लिखी थी इसने। उसी प्रकार इस द प्रिंस में कि शासन कैसे किया जाता है, उसी प्रकार चाणक्य ने भी एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। क्या लिखी थी? कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी? चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी? अर्थशास्त्र। और यह नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन इसमें सिद्धांत किसके थे? राजनीति के थे। किसके थे? अर्थशास्त्र, मतलब अर्थ से संबंधित नहीं था। ये राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तक थी, संसार में काफी प्रसिद्धि इसको मिली हुई है अर्थशास्त्र को। जिस प्रकार इटली में मैकियावेली का स्थान है, वैसे ही भारत में कौटिल्य का स्थान है। तो मैं बात कर रहा था कि जब चंद्रगुप्त शासक बना तो वो चाणक्य की सहायता से उन्होंने शासन किया, साथ में चाणक्य उसके प्रधानमंत्री भी रहे। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में जब अगला शासक बना तो उनके भी प्रधानमंत्री चाणक्य रहे, उनका नाम था बिंदुसार, वो आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त के शासनकाल की 2 घटनाएं आपको याद रखनी है, बाकी डिटेल से आगे क्लास में पढ़ते रहोगे। कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में मैंने अभी बताया था, चंद्रगुप्त को पढ़ाने से पहले, कि सिकंदर महान था, और सिकंदर महान के बाद में सेल्यूकस प्रथम निकेटर उसने उसकी उत्तराधिकारी था। तो सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईसा पूर्व, कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें परास्त कौन हुआ? सेल्यूकस। परास्त कौन हुआ? सेल्यूकस। अब सेल्यूकस देखो परास्त हो गया, तो राजा जब परास्त हो जाए तो उसके बाद में जो शर्तें हैं वो क्या थी कि ध्यान से देखना, इसमें 4 जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त को प्राप्त हुए। याद रखना, 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त को प्राप्त हुए, किससे? सेल्यूकस से। पहला देखो, ध्यान से देखना, सेल्यूकस के युद्ध में चंद्रगुप्त को काबुल, एक तो हुआ काबुल, एक हेरात, एक कंधार और एक बलूचिस्तान। बहुत बड़े क्षेत्र है। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वो किसको प्राप्त हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए, सेल्यूकस से। और साथ में जो सेल्यूकस की पुत्री थी, जिसका नाम था हेलन या हेलना भी लिखा हुआ आता है, उसका विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से।
ये जो हेलन या हेलना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ वो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह मान सकते हो। एक देश से दूसरे, भारत में पहली बार हुआ था ये कि भारत के राजा का किसी दूसरे देश के राजा की पुत्री से विवाह हुआ, तो ये पहला अंतरराज्यीय विवाह था। और साथ में एक विद्वान का नाम याद रखना जिसका नाम था मेगस्थनीज, और वो मेगस्थनीज भी सेल्यूकस ने किसको दे दिया, ये बहुत विद्वान थे और ये किसके दरबार में भेज दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य की। और इसी ने मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। क्या नाम लिखी, इंडिका। इस पुस्तक को लिखा। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने भी अपने ससुर को 500 हाथी दिए थे। कितने, 500 हाथी, क्योंकि हाथियों का उस टाइम युद्ध में बहुत महत्व था और जो सेल्यूकस था वो यूनान के शासक थे, वहां हाथी नहीं थे और उसने इस युद्ध में हाथियों का महत्व देखा था कि हाथी किस प्रकार युद्ध में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो इसी वजह से चंद्रगुप्त ने उन 5 अपने ससुर को, जिसका नाम था सेल्यूकस, और उसको 500 हाथी दिए और इसी 500 हाथियों से बाद में सेल्यूकस ने कई युद्ध जीते। एक और इसमें ध्यान रखना कि इस विजय से क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले की भारत की बात की जाए तो वास्तव में देखा जाए तो भारत का कोई राजनीतिक नक्शा नहीं था जैसे अभी भारत देख रहे हैं हम, या 1947 से पहले का भारत देखे तो भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, एक बहुत बड़ा भारत, वृहद भारत था। लेकिन चंद्रगुप्त से पहले का कोई ऐसा राजनीतिक नक्शा नहीं बना सकते कि इतना भारत था। लेकिन पहली बार चंद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने राजनीतिक एकता बनाई भारत की, और भारत का क्षेत्रफल है वो काफी बढ़ा दिया। भारत के क्षेत्रफल में भारत अभी वर्तमान का भारत था, पाकिस्तान था और अफगानिस्तान तक का क्षेत्र किसके अधीन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद में चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान में विजय करने के बाद में जो दक्षिणी भारत है उस दक्षिणी भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया। और इस बात की जानकारी तमिल ग्रंथ है एनानूर और मुरनानूर, 2 ग्रंथ है, उन दोनों ग्रंथों में यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी अधिकार किया था। क्लियर है। एक और बात है, जो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बलिष्ठ था, बहुत शक्तिशाली शासक था, बहुत महत्वपूर्ण शासक था, बहुत महान शासक था, जिसने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकीकरण प्रदान किया। लेकिन इनका जो मृत्यु है वो काफी इंपॉर्टेंट रही कि जब वृद्धावस्था थी उनकी, बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने 298 ईसा पूर्व से के लगभग उन्होंने अपना राजपाट है वो त्याग दिया और उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म। और जो जैन धर्म के जानने वाले हैं, ये जैन धर्म जो अपनाया, उनके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था एक भद्रबाहु। इस व्यक्ति से प्रभावित हुए और जैन धर्म की भद्रबाहु, तो भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और बिल्कुल जैन धर्म के उपासक बन गए। और जैन धर्म के जानने वाले में बात कर रहा था, जैन धर्म के जानने वाले जानते हैं एक शब्द आता है सल्लेखन। सल्लेखन, सल्लेखन नाम नहीं सुना होगा आपने, ध्यान देखना। सल्लेखन पद्धति क्या होती है कि जो जैन धर्म के उपासक होते हैं वो अपने वृद्धावस्था में क्या करते हैं, भोजन त्याग देते हैं और बिना भोजन के कुछ दिन तक उपासना करते हैं और बिना भोजन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी सल्लेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक जगह है श्रवणबेलगोला, कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। ध्यान रखना इस चीज को, क्या नाम है, श्रवणबेलगोला। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। वेलगोला का मतलब देखो मैं बता दूं, वेलगोला, वेलगोला, श्रवणबेलगोला, ये इससे बना हुआ है, ठीक है। वेल का मतलब होता है सफेद, वेल का मतलब क्या होता है कन्नड़ भाषा में, सफेद। और गोला का मतलब होता है सरोवर, सरोवर तालाब, ठीक है। तो इस श्रवणबेलगोला का नाम कैसे पड़ा कि इस जो जगह है वहां एक सफेद गोलाकार तालाब बना हुआ है और इसी वजह से वेलगोला पड़ा नाम इसका। तो श्रवणबेलगोला में उन्होंने श्लेखना विधि से अपना जीवन त्याग दिया। कब,
398 ईसा पूर्व। कहने का मतलब शासक कब बने ये? 322 ईस्वी में। और उन्होंने कितने साल शासन किया? 24 वर्ष शासन किया। 24 वर्ष उन्होंने शासन किया और 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। 2-3 बातें वापस देख लेना आप। सेल्यूकस का युद्ध, उनकी मृत्यु, सेल्यूकस के युद्ध में कौन कौन से प्रांत मिले उनको, और धनानंद और चाणक्य और मेगास्थनीज, इन 4-5 चीजों के बारे में आपके जब भी ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे हम, तो उसमें भी आप कोशिश करना कि बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आपको 10th पढ़ रहे हो उसके साथ में आप बड़े एग्जामों में भी आप कभी भी कंपटीशन दोगे तो इनमें से 1-2 सवाल निकलते रहते हैं, यहीं से आपकी क्लासेस से निकलते हैं। तो अभी से आपकी प्रिपरेशन भी साथ में रहे, शेयर करते रहो, आनंद लेते रहो। अब देखो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद में शासक बने जिसका नाम था बिंदुसार। देखो कहानियां बहुत सारी हिस्ट्री में प्रचलित है। बिंदुसार के बारे में भी कहा जाता है कि बिंदुसार जब चंद्रगुप्त शासक थे तो एक कहानी आपको मैं छोटी सी सुना दूं कि चंद्रगुप्त शासक थे तो जो चाणक्य थे वो उनको ट्रेनिंग तो उनको दी थी, साथ में उनके बारे में कहा जाता है कि चाणक्य को वो धीमा जहर देते थे। किस लिए देते थे? कि उनको कभी जहर दे दे तो भी असर नहीं हो। कहानी है ये कि उदंती मान सकते हो आप, ऐसी कहानी है। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि चाणक्य को भी पता नहीं था कि हल्का धीमा जहर दिया जाता है मुझे, और चंद्रगुप्त को भी पता नहीं था कि मुझे धीमा जहर दिया जाता है। वो एक दिन क्या हुआ, दूध में चाणक्य ने उनको जहर मिलाया था हल्का सा, और वो हल्का जो जहर था उसने चंद्रगुप्त ने अपनी पत्नी को पिला दिया। और कहते हैं कि उस टाइम वो उनकी पत्नी के पेट में एक बच्चा था, और उस जहर की वजह से जो बच्चा पल रहा था उस पर उस जहर ने असर किया, और जब ये बिंदुसार पैदा हुए तो उनके शरीर पर या मुंह पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट हो गए थे। कहानी है, याद नहीं रखनी। तो उनकी वजह से ये बिंदुसार और ये पॉइंट ही पॉइंट हो गए चेहरे पे, तो इनका नाम क्या हो गया? बिंदुसार। कहानी है, याद नहीं रखनी अपने को। तो अब शासक बने बिंदुसार। अब बिंदुसार शासक कब बने? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। बिंदुसार शासक बने जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जरूर लिखना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के बाद में मौर्य वंश के शासन या राजगद्दी पर जो बैठे उनका नाम था बिंदुसार। फटाफट मैं बिंदुसार के बारे में आपको बता देता हूं कि बिंदुसार के 2-3 नाम है, ये बहुत बार आया हुआ है कि इतिहास में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, या यूनानी विद्वान किस नाम से जानते हैं। तो पहली लाइन में बता दूं, यूनानी लेखक है वो बिंदुसार को अमित्रोचेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम बोलते हैं? अमित्रोचेट्स। इसके साथ में वायु पुराण में उन्हें भद्रसार, वायु पुराण में इसको हिंदू धर्म का है जो वायु पुराण है, उनमें बिंदुसार को भद्रसार बोलते हैं, और जैन ग्रंथों में उनको सिंहसेन की उपाधि दी गई है। वापस मैं बता दूं, यूनानी लेखक इनको अमित्रोचेट्स बोलते हैं, वायु पुराण में इनको भद्रसार बोलते हैं, और साथ ही जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा जाता है। ये भी चंद्रगुप्त की तरह महान शासक थे, इसलिए इनकी जो उपलब्धियां देख लो, नाम से पता चला। अमित्रोचेट्स का मतलब ये हो सकता है कि दुश्मनों के संकट देने वाले थे। भद्रसार महान, सिंहसेन सिंह के समान। तो इनकी उपाधियां जो थी वो ऐसी थी। बिंदुसार एक और याद रखना, ये काफी बार सवाल जीके में भी, बड़े बड़े एग्जामों में भी काफी बार ये सवाल आया हुआ है। देखना इस बात को कि बिंदुसार के समय यूनानी शासक थे जिनका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस। याद रखना, एंटियोकस। एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक विद्वान भेजा था।
यूनान के शासक, कई बार पूछ लेते हैं कि बिंदुसार के समय यूनान का शासक कौन था। तो बिंदुसार के समय यूनान के शासक थे एंटियोकस प्रथम, और उन्होंने कौन सा विद्वान भेजा? डाइमेकस। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में भेजा। उसके साथ साथ ही मिस्र के शासक थे फिलाडेल्फस, उन्होंने भी एक विद्वान भेजा था जिनका नाम था डियोनिसियस। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, डियोनिसियस और डाइमेकस, ये दो विद्वान। तो इन दोनों चीजों से देखकर लगता है कि बिंदुसार की जो छवि थी वो पूरे संसार में पॉपुलर थे। उस टाइम मौर्य शासन बहुत पावरफुल था और दूसरे शासक उनसे संबंध रखना चाहते थे। इस प्रकार दो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ी कि किस प्रकार चंद्रगुप्त ने शासन प्राप्त किया और किस प्रकार बिंदुसार। इस बिंदुसार के बारे में मैं और बता दूं कि बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने जितना क्षेत्र विजित किया था उस क्षेत्र को आगे और बढ़ाया और दक्षिणी भारत के सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया था। एक दो बचे थे, उनमें एक महत्वपूर्ण नाम बता दूं, उस पर उन्होंने अधिकार नहीं किया था, जिसका नाम था कलिंग। याद रखना, किसका नाम था? कलिंग। उस पर अधिकार नहीं किया था। और इस पर अधिकार किसने किया? ये बिंदुसार के बाद में जो शासक बने, कौन से शासक बने? अशोक। और इसी अशोक और कलिंग के युद्ध का जिक्र हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार कलिंग पर अधिकार किया और क्या परिवर्तन अशोक के जीवन में आया। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अशोक के बारे में, साथ ही मौर्य वंश की जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली थी, प्रशासन किस प्रकार चला जाता था, साथ ही सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बताऊंगा कि अशोक का जो धम्म है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो लगातार हम पढ़ते रहेंगे, बड़े आनंद से हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं अशोक के साथ और साथ ही मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी के साथ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो फटाफट शेयर और सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। बेल आइकन को दबाना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।